आप सभी, स्वागत है आपका। थोड़ा सा विलंब हुआ है, 5 मिनट और पहले स्टार्ट कर लूंगा, कोई बात नहीं। सभी का स्वागत है मित्रों। तो ये बताएं आप सभी, तो सैंधो सभ्यता में कोई समस्या तो कहीं नहीं है, लगभग क्लियर है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट डिस्कस कर लें। जिसे भी कहीं कोई अगर डाउट हो तो बता दें। जैसा कि यह सभ्यता का पतन हुआ, पतन के बाद इसके उत्तरवर्ती चरणों में, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, इसके उत्तरवर्ती चरणों में कुछ नई ग्रामीण संस्कृतियों का उदय हुआ। फाख्ता पक्षी होता भाई, राजू सिंह, कबूतर से मिलता जुलता फाख्ता, ठीक है। अब तुम पूछो यार, उसी में गूगल पे डाल लिए होते। फाख्ता पक्षी कबूतर जैसा होता है और उसको उसी पे डाल लेते। जब होता है कबूतर होता है यार, गूगल पे डाल के देख लेते कैसा, मैं कैसे बताऊं कैसा होता है। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़िए। यह जो सैंधो सभ्यता थी, इसके पतन को लेकर बड़ा विवाद है और पतन के बाद की अवस्था को लेकर भी उसमें काफी विवाद है। तो एक बार मैंने ये देखा आप सभी लोगों से, जी जितेंद्र जी, आपने तो पूरा उसका पोस्टमार्टम ही कर दिया। सभी गांव वाले नहीं है या सभी गांव के लोग के यहाँ हर पक्षी जो है अलग अलग भाषा, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे मैं इधर पश्चिम में हूं, मैं पूरब का हूं प्रयागराज का, तो वहां की भाषा यहाँ की भाषा में काफी अंतर है। भाषा ही नहीं माने पहचान में, कई शब्दों में अंतर मिलता। वहां जिस पक्षी को हम कुछ और बोलते हैं, यहाँ कुछ और बोलते हैं। यहाँ जो, वहां जो भाषा जिन चीजों के लिए प्रयोग होती, यहाँ में काफी अंदर 50% का डिफरेंट है, 50 से 60%, 60। चलो दोस्त, तो अब जरा देखिए, पतन का कारण जान लो और उसके बाद की स्थिति में आ जाओ। देखो ध्यान से, तो कल की क्लास कैसी लगी थी? कल एक्स्ट्रा क्लास जो लिए थे, कल सभी लोगों ने देखी क्लास? क्यों भाई? ठीक है, लो सपना को एग्जाम्पल भी चाहिए। हमारे यहाँ घूसा बोलते हैं, यहाँ कहते हैं गुट बजा दिया, गुट है। ऐसे बहुत से लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा। आइए, तो ठीक है, ध्यान से देखो बेटा। सैंधव सभ्यता का पतन, ये थोड़ा उस दिन शेयर नहीं किया था। इसके बाद कल एक अभ्यास प्रशिक्षी का बचा हुआ कराएंगे, वहीं से समाप्त हो जाए। रिकॉर्डिंग नहीं मिला? क्यों? अपलोड तो हो गई आज। अच्छा, तो कर देगा वहां। तुम लोग यार जो चीज हमसे कहते हो, ये जरा कोचिंग में भी बोल दिया करो, है। कोचिंग का ऐप का अपलोडर मैं नहीं हूं बेटा, दूसरा कोई, मैंने यहां से क्लास भेज दी, है ना।
यहां से क्लास भेज दी, बाकी अपलोड करने का काम वहां के लोग करते हैं। ये भी, ये लो अमिता ने लिखा कि मिला है, लो अमिता ने लिखा कि मिला है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्यों भाई कृष्ण मोहन, लो अमिता ने तो लिख दिया मिला है, तो तुम लोग आज देखे नहीं क्या कृष्ण मोहन? कृष्ण मोहन या जितने लोगों ने ये लिखा कि आज नहीं मिला, जितेंद्र जी, कृष्ण मोहन, लग रहा आप लोगों ने देखा नहीं। हिस्ट्री नेट में है, हिस्ट्री नेट वाले ग्रुप में होगा ना। अच्छा, न्यू बैच में होगा, न्यू बैच में। तो जिनके बैच में नहीं है बेटा, जिनके बैच में नहीं है, जो नेट के हैं या जो पीजीटी के हैं, वो कोचिंग से कहकर उसमें अपने को जुड़वा लें। कोचिंग हमसे प्रेफरेंस मांगेगी, मैं बता दूंगा। जो बच्चे नेट के हैं और या असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं अथवा पीजीटी के हैं, वो कहकर वहां मंगवा लें। राम अवतार भी लिख दिए मिला है। चलिए तो आइए बेटा, देखिए ध्यान से, इतनी विराट सभ्यता अचानक विलुप्त हो जाना सभी पुरातत्वविदों में, इतिहासकारों में, विद्वानों में बड़ा चुनौतीपूर्ण हो गया कि आखिर में यार, सामान्यतः हर सभ्यता का पतन का क्लियर एक साक्ष्य मिलता है ना, एक क्रमिक पतन की अवस्था होती है, लेकिन सिंधु सभ्यता अचानक विलुप्त हो गई। इसके क्या कारण हो सकते हैं? अलग अलग विद्वानों ने अपना अपना दिमाग लगाया है। कभी कभी इससे क्वेश्चन आता है, जो हमने परसों अभ्यास प्रश्न कराया था, उसमें कई बच्चे गलत कर रहे थे। तो आज आइए एक समरी हम इसमें दे देते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण विद्वान, कारण एवं विद्वान का नाम। किस विद्वान ने क्या कहा? कारण एवं विद्वान का नाम। इसमें आप कारण पहले लिखता हूं, फिर विद्वान का नाम। आइए, जैसे देखो, आर्यों का आक्रमण बड़ा पॉपुलर रहा है। फर्जी जो था ये, अब तो सिद्ध हो चुका है, तो फर्जी डिमांड है, ये फर्जी मत है, फिर हाल सिद्ध हो चुका है। भारतीयों में राम प्रसाद, आरपी गुहा माने रंजीत प्रसाद गुहा, राम प्रसाद चंद्रा यार, गुहा नहीं, ठीक है। गार्डन चाइल्ड, मार्टिमल व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट, ये इनका मानना था कि ऐसा हुआ, लेकिन वर्तमान रिसर्च ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आर्यों का आक्रमण एक मत है, और एक मत क्या है? बाढ़ आ गई बहुत ज्यादा, बाढ़ के कारण यह सभ्यता का विनाश हो गया। इसने क्या, भारतीयों में एस आर राव ने कहा, विदेशियों में जॉन मार्शल। खैर इसके साक्ष्य तो मिले हैं कि बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो का पतन हुआ, जॉन मार्शल एवं मैके, है ना, इन लोगों ने कहा। इसके प्रमाण तो मिले, पहला दूसरा, कई प्रमाण हैं, कई कारण हैं, लेकिन खास खास लिख रहा हूं। सिंधु नदी का मार्ग बदलना, इससे भी बाढ़ आ गई, एक तरफ सूखा एक तरफ बाढ़। सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन, ये भी एक बड़ा रीजन माना जाता है, जिससे जहां रिहायशी लोग बने थे वहां बाढ़ आ गई, जिससे मर गए लोग, और जो उधर मार्ग बदल गया तो दूसरी तरफ जहां पानी था वहां सूखा पड़ गया, है ना। ये
MS वत्स भारतीयों में, माधव स्वरूप वत्स का निष्कर्ष है। फिर HT लैम्ब्रिक का यह मत है। इसके अलावा टेल्स का भी यह मत है। ये हो गया। अब आ जाइए जरा अगला, चौथा जो मत है वह शुष्कता एवं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन कई बार आया कि शुष्क हो गई जलवायु परिवर्तन के कारण शुष्कता आ गई, माने सूखा हो गया, डेजर्ट हो गया। इससे लोग वहां स्थान छोड़कर भाग गए, है ना। ये भारतीयों में AN घोष यानी अमलानंद घोष, और यह मत किसका है? गुरदीप सिंह का, गुरदीप का। फिर RL स्टाइन का, RL स्टाइन या स्टीन। ठीक, आइए पांचवा मत मिलता है भूकंप। भूकंप या इसी को कहेंगे भूतात्विक परिवर्तन। भूतात्विक परिवर्तन शब्द भी यहां पर इस्तेमाल हुआ है। ये मत जो है भारतीयों में MR साहिनी का मत है। भारतीयों को मैंने आगे रखा जानबूझकर। फिर राइक्स एवं डेल्स, इन विदेशियों ने भी यह मत सामने रखा। और आइए प्रशासनिक शिथिलता, छठवां, प्रशासनिक शिथिलता माने प्रशासन ढीला पड़ गया, जो नेचुरल प्रक्रिया। जॉन मार्शल। इसके अलावा मलेरिया महामारी, ये KUR कनेडी का मत है ना। अब जरा दो और मत है। आठवां मत घग्गर हाकरा नदी का सूख जाना। ये मत भारतीयों में है धर्मपाल अग्रवाल, DP अग्रवाल जिसे कहते हो। DP अग्रवाल मतलब धर्मपाल अग्रवाल। रफीक मुगल पाकिस्तानी जो इतिहासकार हैं, इन दोनों का मत, ठीक है। और एक और मत चर्चा में आता है, परिस्थितिकी असंतुलन। अब इसी में से जब भी पूछेगा इससे बाहर नहीं आएगा, है ना। इसमें आ जाइए, रफीक मुगल यहां भी है, पाकिस्तानी पुरातत्वविद, इनका भी मत है। नहीं, पहले BK थापर, भारत वालों को लिख ले। BK थापर का मत है। एवं अगर बात करूं फेयर सर्विस का बहुत बार पूछा। ये मत हैं जो बताते हैं कि इस समय ये चीजें आई जिससे यह जो है मामला। आर्यों के आक्रमण पर बड़े कमेंट आए हैं, और इस सभ्यता के निर्माता, वैदिक सभ्यता के निर्माता, इन सभी पर अब नया रिसर्च सामने आ रहा है कि वास्तव में भारतीयों को नीचा दिखाने के लिए विदेशी मत प्रस्तुत किए गए, विदेशी विचार प्रस्तुत किए गए कि सिंधु सभ्यता, पहली चीज तो कई भारतीय है ही नहीं, कि मेसोपोटामिया और सुमेरिया के लोगों ने सभ्यता को अपना उपनिवेश के रूप में स्थापित किया। देखिए कितनी फर्जीगिरी बता रहे हैं।
दूसरी चीज, अगर मान भी लिया तो कहा कि ऐसा है, यह सभ्यता पूरी तरीके व्यापारिक थी और यहां भारतीय पुट बहुत कम है। दूसरी चीज, यह सभ्यता अचानक खत्म हो गई, ये लोग बड़े लापरवाह थे। तीसरी बात कह दी कि भारत की जो आज की सभ्यता है, जिसका आधार वैदिक संस्कृति है, संभव है, उसे भारतीय न मानकर इन्होंने विदेशी प्रूफ करने का प्रयास किया। पहली चीज तो हमने आपको बताया कि इसको कहा सुमेरिया का ये व्यापारिक उपनिवेश था सिंधु। इन भारतीयों ने कुछ नहीं किया, सुमेरिया वालों ने कर दिया। मैंने आज से तुलना कर रहे हैं अंग्रेजों से। दूसरी चीज, अब इन्होंने कहा कि जिसे आप आज अपनी मूल सभ्यता सनातन का आधार मान रहे हो वैदिक, वो आपकी कहां है? ये तो मध्य एशियाई आ रहा है। मध्य एशिया क्या, जर्मन आ रहा है, जर्मन आ रहा है, किसी ने कहते हैं रशियन आ रहा है, माने यूरोप को सेंट्रलाइज, यूरोसेंट्रिज्म मत, जो एक दर्शक उसमें नेट जेआरएफ पे पूछता है, सेंट्रिज्म माने यूरोप केंद्रित जो मत है कि हर चीज के पीछे यूरोप ही रिस्पॉन्सिबल है, उससे भारतीय संस्कृति को, माने हम जो दावे के साथ कहते हैं कि हमारी संस्कृति के आधार नगरीकरण का ये सब है और आर्य सभ्यता है, हमारी जो वैदिक कल्चर है वो सब भारत की मूल है, उसे हटाने, डिनाय करने का प्रयास है, भारतीयों को नीचा दिखाने का कि भारतीयों को अपनी न कोई सभ्यता थी न संस्कृति थी, यहाँ के लोग बिल्कुल बेवकूफ थे, हम लोगों ने आकर सिखा दिया। यूरोप सेंट्रिज्म जो लेखन है इतिहास का, वो इसी बात को प्रमाणित करने का प्रयास करता है कि अंग्रेजों ने यहां जो शासन किया भारतीयों के लिए किया। कुल मिलाकर ये सारी फिलॉसफी जो हमें झाड़ रहे थे अभी तक, वो इसका सीधा रिश्ता, इन्हीं की इज्जत उतार लिया कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का प्रोफेसर एडमंड लीच, मैंने ये इन्हीं के यहां धोया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का प्रोफेसर एडमंड लीच कहता है कि न जाने क्यों आज भी मानवजात सभ्य शब्द यूज किया, न जाने आज भी सभ्य मानवजात क्यों यह विश्वास करती है कि भारत पर आर्यों के आक्रमण हुए। सीधे कहता है यकीन मानिए ऐसा इतिहास में कुछ घटित ही नहीं हुआ, यह टोटल कपोल कल्पित मत है। फिर ये आपको, ये मैंने लेक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। तो बात आती है इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो एक जो सबसे बड़ी बात सामने आई बेटा, वो ये आई है कि इस सभ्यता के जो पतन का मूल कारण है वो परिस्थिति असंतुलन, भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक कारणों से हुआ, है ना। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता, जैसे मेंस में लिखना हो तो क्या लिखो, कहा जा सकता है कि इस सभ्यता का पतन किसी एक कारण से न होकर अनेक कारणों के समुच्चय मतलब सेट, समुच्चय द्वारा हुआ। मतलब कोई एक कारण नहीं, इसमें कई कारण विद्यमान थे। ठीक, बस ये रहा। अब आइए परवर्ती या उत्तर हड़प्पा संस्कृति। एक और आश्चर्य की बात, जिस देश में इतनी बड़ी नगरी सभ्यता रहती हो, अचानक उसकी पृष्ठभूमि पर पूरा ग्रामीण कल्चर आ गया। ऐसा क्या था, ऐसा क्यों हुआ? पहले तो उत्तर देना हम लोग बड़ा कठिन होता था, लेकिन अब बड़ा आसान हो गया। आइए बताता हूं। परवर्ती या उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति, जो मूलतः
ग्रामीण परिवेश पर आधारित थी। और दूसरी इसकी खास बात क्या थी? ताम्र अवस्था, ताम्र अवस्था में स्थित थी। माने यहां पर अधिकांश बर्तन तांबे के प्रयोग हुए, तांबे के औजार मिले। ताम्र पाषाण भी लिख सकते हो, पत्थर भी मिले, सिर्फ तांबा ही नहीं, दोनों लिखो, क्योंकि पत्थर के भी औजार मिले। ताम्र पाषाण अवस्था में स्थित थे। अब बताइए, जब मेन से लिखना हो तो डीप नहीं आएगा। सपना देवी, ये बताइए, जब एलटी ग्रेड देने जाओगी एग्जाम, एलटी ग्रेड फॉर्म नहीं भरा है क्या तुमने? टीजीटी में तो नहीं पूछता क्योंकि उसमें मेंस नहीं आ रहा अभी, फिर 2022 वाले। अब तो लग रहा है इसके बाद नई भर्ती आ गई, सब में मेंस लिखने को ना आ जाए, क्योंकि परीक्षा पैटर्न में भारी परिवर्तन कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार। ये बताओ मेंस कैसे लिखोगी? नहीं, अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो है। भरा है तब पर भी कह रही है? भरा है तब पर भी तुम ऐसी बात कर रही हो, हैं? लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित होगी और वो किसी भी लेवल पर जाके पूछेगा और मेंस देना रहेगा, क्या करोगे? हैं? जो पढ़ा रहे हैं शांतिपूर्वक पढ़ो, दिमाग न लगाओ उसमें ज्यादा। आप बताइए, ये बताइए, एक शहर वाली संस्कृति से कैसे गांव में पहुंच गए यार फिर हम लोग? भाई शहरी संस्कृति से अचानक गांव में चले आए, क्या माजरा है? बोलो भाई, किसी के पास जवाब है? आइए इंडिया का मैप बनाते हैं, फिर जवाब देते हैं। एक छोटा सा भारतीय मैप, दिख रहा भारत? चलो ध्यान से देखो, इसमें क्या था बेटा, जो सैंधो सभ्यता का प्रमाण मिलता ग्रामीण शहरी वाला, वो लगभग यूं समझ लो इतने इलाके जहां पर व्यापार काफी बढ़ गया, यही इलाके थे जहां पर व्यापार काफी बढ़ गया था। वो ताम्रपाषाणिक अवस्थाएं जो नगर की तरफ बढ़ गई, क्योंकि इनका बिजनेस समुद्र के माध्यम से विदेशों को, माने मेसोपोटामिया, है ना, मेस, पारस, ईरान, इन देशों से इनका बिजनेस अच्छा हो गया, जिसका परिणाम हो गया कि इधर धन का प्रवाह बढ़ गया, माने इधर से सामान गया और उधर से समृद्धि आई। तो उस समृद्धि के परिणाम स्वरूप इन इलाकों में डेवलपमेंट हो गया, नगरीकरण। लेकिन इसके अगल बगल तो ताम्रपाषाण काल ही था, गांव थे, तेज जगह तो गांव ही थे भाई। और माने यहां पर नगर आया, नगरीकरण तो इन्हीं स्थलों पर आया ना, महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर पंजाब, हरियाणा, है ना, और आज के पाकिस्तान के सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, इन स्थानों को छोड़कर शेष जगहों पर तो अब भी ताम्रपाषाणिक अवस्था थी। ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति आज भी थी, ठीक। जरा सपोज करिए इस सभ्यता का अचानक यहां महामारी आ गई, भूकंप आ गया, क्योंकि युद्ध के बड़े कम साक्ष्य। कोरोना महामारी आई शहरों में, याद करो, तो लोग इन स्थानों को छोड़ के कहां भागे? गांव में।
सब भागे गांव में, छोड़ दिया इन स्थानों को कि यार ये तो रहने लायक है ही नहीं, छोड़ दिया। तो अधिकांश लोग जो तो कुछ मर गए भूकंप आदि से, बाढ़ से, महामारी से, इन सभी चीजों जो मर गए। उसके बाद जो बचे जान बचाकर ग्रामीण इलाकों में भाग गए, और यही ग्रामीण इलाकों में पहले से रह रहे लोग, क्योंकि ये तो पुराने पहले से ही थे, क्योंकि भैया ताम्रपाषाणिक अवस्था लगभग 3500 बीसी से लेकर, अगर हम जोरवे कल्चर की बात करें, कहीं कहीं 900, कहीं कहीं 700 एडी के आसपास भी माना जाता। तो ये तो पहले से ही थी, ये पहले से थी और बाद तक थी। और ये सैंडो सभ्यता बीच में आई और चमक दिखाई और अचानक गायब हो गई, माने समाप्त हो गई। तो फिर यहाँ के बचे हुए लोग इन इलाकों में फैल गए। वैसे भी प्रमाण मिलता है कि सैंधो निवासी जब यहां पर पतन की अवस्था आती है तो दक्षिण की ओर या पूरब की ओर वो फैल गए। तो ये पूरब की ओर फैले इन इलाकों में, गंगा घाटी, पंजाब के ग्रामीण इलाकों में, दक्षिण की ओर महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक फैल गए। इसीलिए भारत में नगरीकरण के पश्चात पुनः ग्रामीण कल्चर का अवशेष मिलता है। आज भी जब कोरोना जैसी महामारी 2018-19 में आई तो लोग सुरक्षित स्थान को, गांव को ही माने, वो मूल वाला स्थान छोड़कर सभी गांव भाग आए और फिर गए ही नहीं। आज तो मतलब फिलहाल उस समय नहीं गए, लेकिन आज तो सरकारें हैं एक्टिव, पूरा सिस्टम है, मेडिकल साइंस है, परिस्थिति पर नियंत्रण पाया गया, फिर से व्यवस्था को बहाल किया, फिर से लोग अपनी जगहों पर जाकर रहने लगे। लेकिन उस समय ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि फिर से इन इलाकों को आबाद किया जाए और फिर से बसाया, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा थी नहीं। तो लोग खाली स्थानों में जाकर बस गए, फिर से खेती किया, फिर से डेवलपमेंट किया, और डेवलपमेंट करने के बाद दोबारा नगरीकरण फिर शुरू कर लिया। यही हाथ जो मानव के हैं, फिर से नगरीकरण शुरू किया 6th सेंचुरी बीसी में, मैंने वैदिक काल के बाद। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? लेक्चर कभी जब शिक्षक बन जाओगे कैसे समझाओगे, कैसे लोगों को मंच पर बोलकर बताओगे कि ये स्थिति? कन्फर्म है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? अब आइए प्रमुख जो ये जो माने परवर्ती हड़प्पा संस्कृति की कुछ ग्रामीण संस्कृतियां हैं, हम उनके नाम भी आपको बताएंगे। सारे बच्चे एक बार कमेंट्स करें, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? ये व्यापार भी पतन हो गया ना, मेसोपोटामियाई डायनेस्टी जब डिस्ट्रॉय हो गई, कहते यहां पर भी सत्ता खत्म हो गई। तो यहां पर भी क्या हुआ, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पतन की अवस्था पर पूछता है ना, मेंस में पूछेगा, प्री का नहीं। यहां प्री के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जो पूछेगा उसमें अभ्यास में कराऊंगा। ठीक है बेटा नेहा? आइए, अब किन किन इलाकों में कुछ संस्कृतियां डेवलप, चलिए तो ये क्लियर हो गया। अब आइए, कौन कौन सी उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृतियां डेवलप 1800 ईसा पूर्व के आसपास? उत्तर हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र, आइए, सर्वाधिक स्थल गुजरात में, सर्वाधिक स्थल गुजरात में प्राप्त हुए। उत्तर हड़प्पा के कितने हुए हैं, थे नहीं,
क्योंकि मिलते ही जा रहे हैं। लगभग 120 स्थल, विशेषकर यहां रंगपुर और प्रभास पाटन स्पेशल है। विशेषतया रंगपुर एवं प्रभास पाटन, ये खास रहा। और आइए सिंध में झूकर झाकर संस्कृति, झूकर झांगर या कहेंगे झाकर कहते हैं, संस्कृति का संबंध इसी से है। और देखिए हड़प्पा माने जो रावी नदी के तट वाला, एवं बहावलपुर में माने पाकिस्तानी पंजाब में बहावलपुर में कब्रिस्तान एच संस्कृति, कब्रिस्तान एच संस्कृति है ना, एच आकार के कब्रिस्तान यहां ढेर सारे हैं। सेमेट्री, कब्रिस्तान को सेमेट्री कल्चर ऐसे भी लिख देता। इसके अलावा घाघरा हक्कर संस्कृति भी यही दिखती है हमें। ये जो मिली है बहावलपुर में, ये घाघरा घग्गर हाकरा संस्कृति भी इसे ही कहते हैं, क्योंकि घाघरा नदी के माने घग्गर और हाकरा नदी के कब्रिस्तान इलाके ये इलाके मिले हैं। और आइए एक और संस्कृति मिलती है यहाँ, गांधार कब्र संस्कृति। जैसे हड़प्पा घाघरा में एक कब्रिस्तान एस संस्कृति, इसके अलावा गांधार क्षेत्र में गांधार कब्र संस्कृति, कब्र संस्कृति ये कहाँ मिलती है? पेशावर में, पेशावर है ना। इसके अलावा एक और नई संस्कृति यहां खोजी गई है, और क्या, समुद्र में व्यापार तो करते ही थे, नाव के चित्र नहीं मिले बेटे, नाव के चित्र नहीं मिले हैं। बाड़ा या बारान संस्कृति एक मिली है, बाड़ा या बारान संस्कृति। ये कहां मिली है? देखो ये वाली तो घाघरा हाकर ये पाकिस्तानी पंजाब में है, और ये वाली भारतीय पंजाब में। ये बाड़ा या बारान संस्कृति मिला, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा कि यह पूरी संस्कृति गांव के आधार पर है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। गुजरात की रंगपुर प्रभास, सिंध में झूकर झांगर या कहेंगे झाकर भी कहते हैं, झाकर भी कहें तो बात एक ही है। हड़प्पा और बहावलपुर में घाघरा हकरा संस्कृति या कब्रिस्तान है संस्कृति, और पेशावर इलाके में गांधार कब्र संस्कृति है ना। और
गांधार कब्र संस्कृति या गांधार ग्रेव कहते हैं इसको कहीं कहीं इसे ही गांधार ग्रेव संस्कृति भी कहते हैं। बाड़ा या बारान संस्कृति भारतीय पंजाब में। आइए कुछ प्रमुख साक्ष्य। उत्तरवर्ती हड़प्पा स्थलों से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य। आइए तो कुछ की चर्चा कर लिया जाए। आइए भगवानपुरा हरियाणा में। भगवानपुरा हरियाणा में है। यहां से जो क्या खासा साक्ष्य मिला। उत्तर हड़प्पा कालीन उत्कृष्ट शिल्प कला के साक्ष्य। माने यहां पर एक बढ़िया अच्छी स्थिति का साक्ष्य मिलता है। पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। पकाई गई ईंटों का प्रयोग, जबकि अन्य किसी उत्तरवर्ती हड़प्पा स्थलों से पकाई गई ईंटों का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। तो किस उत्तरवर्ती हड़प्पा स्थल से पकाई गई ईंटें मिली? आपको भगवानपुरा बताना। और आइए यहां से और क्या मिला? सफेद, काला, आसमानी, आसमानी रंगों की कांच की चूड़ियां। तभी तो इसको क्या कहा गया? उत्कृष्ट शिल्प कला का केंद्र इसी आधार पर कहा गया। तांबे की भी चूड़ी मिली है यहां से। तांबे की चूड़ियां, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके यहां भी मिले, इसीलिए इसको वीआईपी। और सबसे जो बड़ा एविडेंस है, जैसे ऋग्वैदिक काल से जोड़ता था। ऋग्वैदिक कालीन पीडब्ल्यू क्या है? पहले भी पढ़ा है। चित्रित धूसर विद्वान, प्रिंटेड ग्रे वेयर। हिंदी है चित्रित धूसर विद्वान। ये ऋग्वैदिक अवस्था का प्रमाण। तो इससे कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि उत्तरवर्ती हड़प्पा स्थलों से ऋग्वैदिक साक्ष्य भी पाए गए हैं।
पांडुवर्णी माने पीले रंग से बना यार, पांडुवर्णी मतलब पीले रंग से बना। पांडुरंगी मतलब पीले रंग से। उल्लास, उल्लास ये उत्तर प्रदेश में है, सहारनपुर के बाद। उल्लास से सभी प्रमुख फसलों का साक्ष। ठीक है, ये भगवानपुरा याद रखना, उल्लास मेरठ के पास है। अब आइए गांधार कब्र संस्कृति। गांधार कब्र संस्कृति बड़ी मशहूर है। यहां की कब्रों में मानव घोड़े के साथ दफनाया हुआ मिला। प्रमुख स्थल इसके अगर मैं बात करूं, एक है यहां पर कटेलाई, ये पेशावर के पास है, पाकिस्तान पेशावर अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो है कटेलाई। कटेलाई से क्या मिला है, माने गांधार कब्र संस्कृति की खास बात जो है ये सामने है, कब्र में घोड़े का दफनाना, मानव के साथ कब्र में घोड़े एवं घोड़े का ताम्र मॉडल दफनाना, ये और कहते हैं कि यही घोड़े वाला जो साक्ष्य है इन्हें ऋग्वैदिक आर्यों से जोड़ता, क्योंकि आर्यों के पास घोड़ा बड़ी मात्रा में था। बस बाकी जो उत्तर प्रदेश का एक और वो जो सनौली वगैरह था पढ़ा चुका हूं। बाकी ये बाड़ा या बारान जो भारतीय पंजाब में है, बाड़ा या बारान संस्कृति भारतीय पंजाब में है, ये भी आप वो बता दिया बस, और इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा और लिख दूं, कुछ और स्पेशल साक्ष्य हैं, ये हो गया। विविध विद्वान माने उत्तरवर्ती या परवर्ती हड़प्पा स्थलों से प्राप्त विविध प्रकार के मृदभांड। अब जरा आप ये देखिएगा, जैसे रंगपुर रोजदी, रंगपुर रोजदी, प्रभास पाटन, ये सब गुजरात वाले हैं। यहां से
किस प्रकार के मृदभांड मिले? लाल चमकदार मृदभांड, लाल चमकदार मृदभांड, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों का संबंध इन संस्कृतियों के लोगों से रहा, क्योंकि उस समय स्टील नहीं था, ऐसी चीजें नहीं थी। तो भगवानपुरा या हरियाणा, और इसको बहुत बार बार पूछता दधेरी को, दधेरी भारतीय पंजाब, दधेरी दधेरी ये क्या है? ये पाकिस्तानी पंजाब नहीं, भारतीय पंजाब। यहां से कैसे मिट्टी के बर्तन मिले? यहां से पांडुवर्णी माने पीले रंग, पीली मिट्टी के पीले पांडुवर्णी मृदभांड प्राप्त हुआ, डों की प्राप्ति। ये कुछ स्पेशल था, बस खत्म करिए। अब कल एक अभ्यास प्रश्न होगा, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये समझ गए आप, उत्तरवर्ती हड़प्पा स्थलों से पीजीडब्ल्यू भी मिला भगवानपुरा से, है, और पीले रंग का भी मिला। यहां से हमने आपको बताया ना, पीजीडब्ल्यू भी मिला, प्रिंटेड ग्रेवेयर, पीजीडब्ल्यू भी तो मिला, पीजीडब्ल्यू भी मिला। तो ये सारी चीजें अपने आप में, ये जो हड़प्पा का उत्तरवर्ती संस्कृति के साथ है बेटा, इनका संबंध मुख्य रूप से धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे उत्खनन कार्य बढ़ रहा है, इनका ऋग्वैदिक आर्यों से संपर्क स्थापित हो रहा, माने इनकी संस्कृति और ऋग्वैदिक आर्यों की कल्चर जो ऋग्वेद में लिखा गया है काफी मिल रही है। इससे इस मत को बल मिला है कि आर्य कोई विदेशी नहीं, बल्कि यही के निवासी थे, जो सैंधो इलाके से बचे हुए लोग आकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने लगे, और जो यहाँ और पहले से ही लोग कुछ जिनका संपर्क ईरान वगैरह से हो गया था, है ना, वो लोग घोड़े आदि ले आकर यहां से जुड़ने लगे, है ना। तो ध्यान से समझिए, ये पूरा क्लियर हो गया। अब इसी का बचा हुआ अभ्यास हो जाएगा, बस जिसको कल करा के फुर्सत कर दूंगा, ठीक है। बस कल होने के बाद भेज दूंगा, सैनी, कल होने के बाद भेज दूंगा। ये देखिएगा, ये जो पहली चीज हमने बताई, सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, आर्यों का आक्रमण किसने कहा, राम प्रसाद चंद्र, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमल व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट, बाढ़ के कारण राव साहब, मार्शल मैके, सिंधु नदी का मार्ग बदल गया, एमएस वर्स, एसटी लैम्ब्रिक, डेल्स, जलवायु परिवर्तन और शुष्कता, एएन घोष, गुरदीप, आरएल राइट्स, भूकंप या भूतात्विक परिवर्तन, एमआर साहनी, राइट्स एवं डेल्स, प्रशासनिक शिथिलता, जॉन मार्शल, मलेरिया के युवा कनेडी, मोहनजोदड़ो से मलेरिया परजीवी के साक्ष्य मिले, घाघरा हक्कर नदी का सूख जाना, डीपी अग्रवाल, रफीक मुगल, परिस्थितिकी असंतुलन, रफीक मुगल, बीके थापर, फेयर सर्वे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सभ्यता का पतन एक नहीं बल्कि अनेक कारणों के कारण समाप्त हुआ। बाकी ये पूरा हमने बताया, परवर्ती या उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति मूलतः ग्रामीण परिवेश पर आधारित थी, ताम्र पाषाणिक अवस्था में स्थित थी, क्योंकि यहाँ व्यापार का पतन हुआ और ग्रामीण अवस्था मजबूती से आगे बढ़ी। और आगे देखिए, उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति के जो स्थल सबसे ज्यादा 120 स्थल खोजे गए हैं, वो गुजरात में मिले। वैसे आजादी के बाद भी सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए, उत्तरवर्ती हड़प्पा के स्थल भी खोजे गए। सिंध, ये गुजरात के जो स्थल मिले हैं उत्तरवर्ती, रंगपुर और प्रभास पाटन, सिंध में झोकर झाकर, हड़प्पा और बहावलपुर में घाघरा हाकरा या कब्रिस्तान एस संस्कृति, फिर गांधार कब्र संस्कृति या गांधार गृह में तो पेशावर है, जहां घोड़े के साथ दफनाए हुए मानव के कब्रें मिली हैं, बाड़ा या बारान संस्कृति जो भारतीय पंजाब में है। बाकी ये इनके एविडेंस हैं। भगवानपुरा में क्या क्या मिला, उनकी शिल्प कला का क्या है, सफेद काला आसमानी रंगों की कांच की चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां,
कांच की मिट्टी से मनके, ऋग्वैदिक कालीन पीजीडब्ल्यू और ये सारी चीजें मिली हैं। यहाँ से पकाई गई ईंटों का प्रयोग यहाँ मिला है, जबकि अन्य किसी उत्तरवर्ती हड़प्पा स्थल से ऐसा नहीं मिला। इसके अलावा दैमाबाद दैमाबाद से जो तांबे की 4 वस्तुएं पाई गई हैं, वो भी इसी अवस्था का प्रतीक मानी जाती हैं। अब इसके बाद गांधार कब्र संस्कृति में कटेलाई से क्या मिला है? घोड़े का कंकाल के साथ घोड़े का तांबे का मॉडल भी मिला है, इसीलिए इन्हें ऋग्वैदिक आर्यों से जोड़ते हैं। तेज रंगपुर रोधी और प्रभास पाटन से लाल चमकदार मृदभांड, भगवानपुरा और हरियाणा से पांडुवर्णी माने पीले रंग के मृदभांडों की प्राप्ति हुई। इस तरह से पूरा का पूरा आपने क्लियर कट कर लिया। कोई दिक्कत किसी को? कैसा रहा? कंफर्म? बताएं कमेंट्स प्लीज। सभी कमेंट करें फटाफट। बाकी कल बचा हुआ क्वेश्चंस होगा, 30 क्वेश्चन और बचे हैं, वो करके कल मैं आप सभी को भेज दूंगा। सभी चलिए, ओके, थैंक यू।